हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राजेश कुमार, उदय यादव, अंजीत, विकास, पिंटू, राजन कुमार, सभी को गुड इवनिंग। आप लोगों का परीक्षा थोड़ा डिले हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लान बदल दिया कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाया जाए कुछ चीज़ें, क्योंकि टाइम है तो फिर थोड़ा और उस पर धीरेन्द्र बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा उस पर मेहनत किया जाए कि और ज़्यादा स्ट्रांग बने आप। इसलिए मैंने ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। सेट तो देखिए 50 जो बोला गया वो तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, और एक्स्ट्रा आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, आपको पढ़ाया गया। अब ज्योमेट्री भी करा देंगे। ये दोनों टॉपिक अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो 25 में 25 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कैसे हैं सभी लोग। मेंसुरेशन का पीडीएफ आज मिल जाएगा, एक्चुअली उस दिन मैंने दे तो दिया था लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाए हैं। 35 नहीं होगा, वही होगा 25 में 25 ही चलेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, मेल होल करिए, जो पहले से था वही होगा। CBT 2 भी नहीं होगा जहाँ तक 90% चांस है। तो करने का कोई मतलब भी नहीं है, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम करवाने का क्या फ़ायदा। ठीक है। अब देखिए जब भी होगा मार्च में ही एग्ज़ाम का डेट फाइनल होगा कि मार्च में ही स्टार्ट कर देंगे एग्ज़ाम या अप्रैल में लेंगे। तो मैक्सिमम चांसेस है कि देखिए अब तो 4 मार्च को ही डिसाइड होने वाला है, 4, 5, 6 तक ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से। ज्योमेट्री का ये सारे क्वेश्चन है ग्रुप डी के, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आज आपको, सारे मिल जाएंगे पीडीएफ। ठीक है, जितने भी पीडीएफ हैं। पीडीएफ में थोड़ा इशू था क्योंकि जिन मुझे लग रहा था कि पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं डेली के, लेकिन जिनको मैं बोला हूँ जो टेक्निकल टीम जो टाइपिस्ट होता है उसने दिया ही नहीं था टेक्निकल टीम को, जिसके वजह से पीडीएफ मिला नहीं था। मुझे ऐसा लगता था हो गया होगा। तो अब आपको सारे के सारे मिल जाएंगे पीडीएफ। आज ही ज्योमेट्री मिल जाएगी, आज ही मेंसुरेशन भी मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा एक साथ। और तब तक मैं आपका अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ा है तो ऐसा नहीं कि आपका मैं 50 सेट करवा के आपको छोड़ दूँ, आपको कराया जाएगा, क्लासेस आपकी होती रहेंगी, और उसमें टॉपिक वाइज भी कुछ चीज़ें करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। और साथ में जो सेट होगा 50 का अगर बोला गया है प्रॉमिस, तो वो 50 तो होना ही होना है। इसके अलावा जो जो टॉपिक थोड़ा स्ट्रांग होंगे या अच्छे होंगे, जहाँ पे दिक्कत होगी उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे भी आप लोगों का, कि ग्रुप डी के अलावा भी आरपीएफ वाले क्वेश्चन, एनटीपीसी वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को भी कराया जाएगा आपको, क्योंकि अब समय का थोड़ा सा टाइम मिल गया तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो कहीं ना कहीं अपने ही एग्ज़ाम से लोग उठाएंगे या कुछ एसएससी के एग्ज़ाम से लेते हैं। अगर ये समय नहीं होता तो सिर्फ ग्रुप डी ही करते हैं हम लोग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और एक समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा है। समकोण त्रिभुज में एक खासियत क्या होती है कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। समकोण कहीं भी मिल जाए नाम, तो समकोण त्रिभुज में देखिए हमेशा एक कोण 90 डिग्री होना ही होना है। ठीक है, तभी वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या क्या जान सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को हमेशा आप इस तरीके से बनाया करिए जिससे कि आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। अगर आपको पता चल जाए तो एक कोण इसमें हमेशा 90 होता है, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कभी भी, तीनों कोणों का योग कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक कोण तो फिक्स हो गया 90, तो जो बचा हुआ दोनों होंगे ना, इनका कोण हमेशा कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों कोणों का योग हमेशा, इसको लिख सकते हैं ए और सी हमेशा पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ने पे 90 से ज़्यादा नहीं आ सकता। क्यों 90 से ज़्यादा नहीं आ सकता? क्योंकि एक कोण 90 जब है और 90 और 90 180 से ज़्यादा कोण हो नहीं सकते, तो 90 अकेला ये है, तो बचा हुआ दोनों कोण का सम हमेशा 90 ही होगा। कुछ भी होगा, अगर ये 1 होगा तो ये हमारा कितना होगा, 89 होगा। ये 2 होगा तो ये 88 होगा। ये 5 होगा अगर, तो ये वाला 85 होगा। ऐसे ही एंगल बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें से आपको एक एंगल दे ही दिया है कितना, 55 डिग्री।
तो अगर एक 55 दिया है, मान लीजिए कोई एक वैल्यू 55 होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, या आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, एक का 90 एक का 55 तो भी आ जाएगा। तो दूसरा वाला कितना बचेगा, 90 में कितना कम है, 55 में 90 कितना जोड़ दें कि हमारे पास आ जाए, तो ऑप्शन भी आपके पास है। इसमें अगर हम 35 जोड़ लें एक को, तो 35 और 55 मिल के 90 हो जाएगा और पूरक कोण बन जाएंगे। तो पूरक कोण भी होते हैं, सभी करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट, ये सब क्वेश्चन भी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। वो तो और आसान होते हैं, ज्योमेट्री से भी आसान होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको और जल्दी आप पूरा कर सकते हैं। तो एक चीज का बस ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 होता है और बचा हुआ कोण पूरक कोण होते हैं। तो एक कोण दिया रहेगा, दूसरा को 90 में घटा सकते हैं, या तो 180 में भी पूरा घटाएंगे तो भी आएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, ये 35 डिग्री आएगा। ये इजी है। तो आपको क्या क्या चीज यहाँ सीखने को मिला कि एक कोण 90 होता है, बचे हुए दोनों कोण पूरक कोण होते हैं, हमेशा पूरक कोण होते हैं, और तीनों कोणों का सम 180 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जैसे P है, ये B है और ये H है, तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस रिलेशन, ठीक है। तो P स्क्वायर B स्क्वायर बराबर में कितना होता है, H स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और इनके हेल्प से हम ट्रिपलेट बनाते हैं। और ट्रिपलेट आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए ट्रिपलेट का। अगर आपको ट्रिपलेट पता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा आप लोगों में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया गया था ना, वो 45 डेज में था, तो ट्रिपलेट आपको बिल्कुल, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट पता होने चाहिए, जैसे 3, 4, 5 से बनने वाले ट्रिपलेट, 5, 12, 13 से बनने वाले ट्रिपलेट, 8, 15 जो सबसे ज्यादा पूछे आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 17 से बनने वाले ट्रिपलेट, 7, 24, 25 से बनने वाले ट्रिपलेट। ये 4 सबसे ज्यादा पूछे आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो इससे कुछ जान सकते हैं। 9 के साथ जो बनता है 9, 40, 41, ठीक है। 11 के साथ बनता है 11, 7 और 61। 8 वाला पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 6 वाला भी देख लीजिए, 6, 8, 10, ठीक है, ये मिलता है। 10 के साथ मिल जाएगा 10, 24, 25, 20, 21 और 29। ये कुछ ट्रिपलेट है जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, तो यहीं से बनता है ट्रिपलेट। जैसे अगर इन्हीं सब में 2 का गुणा कर देंगे तो एक नया ट्रिपलेट मिल जाएगा, इसी सब में 3 से गुणा कर देंगे तो एक नया ट्रिपलेट आ जाएगा। 3 से करेंगे जैसे 9, 3 चौक के 12, 3 5 15, तो 9, 12, 15 भी यहीं से बनेगा। जैसे अगर एक ट्रिपलेट आपको याद है तो इसमें 1000 से ज़्यादा ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे इन सब में 3 से गुणा कर दिया तो एक 9 बन गया, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 15। ये जो बन के आएगा ना, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर इसी में 4 से गुणा कर दें, 4 से कर दें तो ये 12, इसमें 4 से कर दें तो 16, इसमें 4 से कर दें तो ये 20। अगर आपको ये त्रिभुजा के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो आपको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कोई त्रिभुज है या नहीं, फिर आपको बेसिक तरीके से लगाना पड़ेगा ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वहां पे ट्रिपलेट होगा, और ट्रिपलेट होगा तो कभी भी अगर भुजा आपको मिले तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान लगाएंगे, क्या वो ट्रिपलेट है। तो ये सारी चीजें आपको कम से कम तो ये 4 तो पता ही होने चाहिए, बाकी और जितना एक्स्ट्रा कर सकते हैं इनसे मल्टीप्लाई कर। साउंड में क्या दिक्कत आ गई? साउंड तो ओके ही है। साउंड में क्या दिक्कत आ रही है? साउंड में क्या दिक्कत आ रही है बताएंगे मुझे। अब ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ हमने बताया कि आपको ट्रिपलेट का बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा ट्रिपलेट पता रहेगा उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो बाकी अभी तो एंगल की बात हुई थी, तो एंगल में हमारे पास क्या हो गया कि न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जो कोण सभी 90 अंश से कम होते हैं उनको न्यून कोण बोलते हैं। जो 90 अंश से अगर अधिक हो गया तो उसको हम अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। इतना ऑब्ट्यूस और
एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत बेसिक सा था, राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा जाने, बाकी और भी जानेंगे। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण A समकोण है। तो आप ट्रायंगल ऐसे बनाइए, जहां 90 बनाएंगे वहां पे A लिख देंगे, बाकी BC कहीं भी लिख दीजिए, या तो B यहाँ, या तो C, या तो C यहाँ, B कोई भी चेंज हो सकता है। ये बोला था ना जिसका कोण A जो है समकोण, इसीलिए A को यहां रखें 90 वाले के पास में। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करना चाहिए? कभी भी अगर समकोण त्रिभुज में और एक समकोण त्रिभुज बनाना है ना, तो हमेशा 90 डिग्री हम यहां से बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? यहां से। अगर यहां से 90 खींचेंगे ना तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो हमको विभाजित किसको करना पड़ेगा? इस BC को करना पड़ेगा। देखिए क्यों इसको करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको विभाजित करूंगा ना तो फिर ये त्रिभुज में बनेगा ही नहीं। आप ये कॉमन सेंस जानते रहिएगा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, कि अगर मैं यहां से विभाजित करूंगा ना तो ये चला जाएगा इधर, ये यहां नहीं जाएगा। यहां से विभाजित करूंगा तो ये इधर चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में अगर दो और समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज, तो हमेशा 90 यहां से पड़ेगा। और ये B था, ये C था, तो किसको विभाजित करना पड़ेगा हमको? एक इसको, इस वाले भुजा को। ठीक है, हाँ, समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करना पड़ेगा? तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसको समद्विभाजित करने की आवश्यकता होगी तो जिससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, BC को। तो D यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। फिर आया कि निम्नलिखित में कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? अब ये बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, तो इनमें पहचानना पड़ेगा कि आपके कौन सा वाला नंबर से बन सकता है ट्रिपलेट। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो इसको जरूर फॉलो करेंगे। किसको? B² + B² बराबर में H²। अगर ये समकोण होंगी तो पाइथागोरस को फॉलो तो करेंगे ही करेंगे। तो एक और तरीका होता है चेक करने का, जो मैं समझा रहा हूं। जैसे कोई ऑड नंबर हमारे पास हो तो उसका हम करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं? इसका स्क्वायर। और स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब इसको हम बांटते हैं दो हिस्सों में, जिनका डिफरेंस 1 का होता है। कितने का होता है? 1 का डिफरेंस। तो अगर इसमें 1 कम कर लें तो बचेगा कितना? 168। 168 का जो आधा होगा, तो 2 से 8 बार और 2 से 4 बार, तो 1 को 84 दे देंगे और 1 को दे देंगे 85। तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 13, 84 और 85। तो इसमें बोला कि कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, तो ये पहला वाला ही आंसर हमारा सही आ गया। ठीक है, पहला वाला। अब इसमें याद रहेगा तो ठीक है, जिनको नहीं याद है वो बना सकते हैं। जैसे मैं बनाना भी सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आगे, फिर से समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास भुजा 7 है, 7, तो इसका करेंगे स्क्वायर। एक भुजा पता चल जाए कि 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 49। और इसको ऐसे बांटेंगे कि जिनका अंतर हमारा 1 का होना चाहिए, 1 का ही अंतर होगा। अगर ये ऑड नंबर होगा ना तो अंतर हमेशा 1 का ही आना चाहिए। अगर ये इवन होगा तो अंतर 2 का होगा। तो 49 में 1 को 24 दे देंगे, 1 25 दे देंगे, अंतर 1 का हो गया, दोनों को जोड़ने पर 49 आ गया। तो 7, 24 और 25। अब कैसे इसको बांटते हैं ये भी सीखेंगे। इसमें से पहले 1 कम कर लीजिए तो 48 होगा। 48 का आधा कर लीजिए, 24 इधर 24 इधर, किसी एक में 1 ज्यादा जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास। आप किसी का भी बना सकते हैं। जैसे 5 से बनाना हो तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसको बांट देंगे, एक 12 और एक 13, तो ये हो जाएगा 5, 12, 13। ये भी एक क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। मान लीजिए 9 होगा तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आएगा? 81, और इसको बांट देंगे, एक को 40 और एक को 41 में, तो 9, 40 और 41 भी ट्रिपलेट होगा। तो सेम इसी तरीके से ये 13 था, तो 13 का स्क्वायर करके हमने डिवाइड करके देखा क्या ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आ गए तो ठीक है। मान लीजिए जिनको एग्जाम में ये नहीं भी पता होगा तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या बोलता है कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो इधर होगी, और छोटी वाली दो भुजाओं को इस तरफ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करके आप टाइम वेस्ट करें, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। देखिए मैं चेक करने का तरीका ही बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये सब नहीं भी आता है तो हमको पता है कि छोटे वाले दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम जो होता है
वो हमारे पास बड़े वाले का होता है, क्योंकि बड़ा वाला कड़ होता है। तो हमेशा इसको ना इधर कर दिया करिए, इस तरफ। तो ये बन जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 84 का, किसी एक को इधर लेके आ जाइए। अब यहाँ 13 का स्क्वायर 169 होगा, और इनमें हम लगा देंगे एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इनको जोड़ देंगे तो ये 85 प्लस 84 आ जाएगा, और एक बार जोड़ देंगे तो ये 85 माइनस 84 आ जाएगा। ये वाला 169 है और ये वाला आ गया 169, और ये वाला आ गया 1, दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब ये वाला सही है। ऐसा भी कर सकते हैं। जो नंबर इवन होगा उसमें भी हम स्क्वायर करके हाफ करते हैं और उसमें 2 के डिफरेंस पे बांटते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी तरीका हो सकता है अगर आपको कुछ नहीं आता तो, ठीक है। इसके अलावा इवन का भी सीख लीजिए साथ में। अगर कोई सम संख्या मिल जाए, सम संख्या मिल जाए, सम संख्या का मतलब क्या होगा, सम संख्या में हमारे पास जैसे मान लीजिए 8 मिल गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64। फिर इसका आधा करते हैं, आधा करेंगे तो कितना आएगा 32, और फिर इसको बांटते हैं हम, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। इवन नंबर में, इवन वाले में डिफरेंस कितने का चाहिए 2 का। तो 32 में 2 पहले हटा दीजिए, 2 हटा देंगे तो कितना होगा 30। तो इसको भी 15 मिल गया, इसको भी 15, और एक किसी एक में 2 जोड़ लीजिए, तो एक 8 आ गया, एक 15 आ गया, एक कितना आ गया 17 आ गया। ये इवन के लिए हो गया, ठीक है। अब जैसे फिर से और कोई नंबर ले लीजिए, 6 ले लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, इसका करिए आधा, कितना हो गया 18, ठीक है। अब इसमें बांट दीजिए, एक को बांट लीजिए 2 कम करके, तो एक 8 और एक कितना आ जाएगा 10, 2 के डिफरेंस पे, तो 6 8 कितना आ गया 10। और चेक कर लीजिए 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 का आधा कर लेंगे कितना आ जाएगा 50 को 2 के डिफरेंस से बांट लेंगे तो एक 24 और एक 26, तो 10 24 26 भी क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो सम वाले को भी चेक कर सकते हैं और ऑड वाले को भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको याद रहेगा तो और बेहतर चीज है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन क्वेश्चन, जिससे आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको भी चेक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आरेख में m y का मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला मध्य बिंदु है, ये इसके बराबर बराबर होंगे, ठीक है। और x m z 32 है, x m z ये वाला 32 दिया हुआ है, कितना दिया है 32। और एक्स वाई जेड 16 है, कहाँ है एक्स वाई जेड ये वाला 16 दिया हुआ है। तो एक्स जेड वाई का मान बताएं, एक्स जेड वाई का मान, ये वाला कोण का मान बताना है कि ये कितना होगा। अब देखिए ये माध्यिका तो दिया है कि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से हम कुछ और चीज नहीं बता सकते इसमें कि क्या क्या चीजें हो सकती है, लेकिन एक चीज हम बता सकते हैं कि अगर ये वाला 16 है ना, तो ये वाला भी 16 ही रहा होगा। अब ये कहां से आ गया, ये दोनों 16 रहे होंगे तभी ये 32 आया होगा, 16 रहे होंगे 32। इससे ये पता चल गया कि ये वाली भुजा इसके भी बराबर है, ये वाली भुजा इसके भी बराबर है। अब जब ये तीनों बराबर हो गए ना, ये तीनों अगर बराबर हो गए तीनों, तो ये वाला समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। एक नया चीज समकोण त्रिभुज में मैं सिखाऊंगा आपको कि ये पूरा 90 बन गया। अब 90 में से 16 तो इधर हो गया, अब बचा कितना इधर वाला, या तो टोटल 90 पता चल गया, ये 16 पता चल गया। देखिए 90 ये बड़ा वाला है, तो ये दोनों हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएंगे, वाई और जेड क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएंगे, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये दोनों पूरक कोण का मतलब अगर ये 16 है तो 90 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जेड वाली वैल्यू 16 घटा लेंगे तो 74 हो जाएगा, 74 आ जाएगा, 74, ठीक है। क्योंकि ये वाला 16 दिया तो ये वाला कितना होगा 74 होगा। अब ये 90 कैसे आ गया, अब ये समझते हैं, ठीक है। इसके पीछे का कहानी समझिए। पहला चीज, कभी भी अगर आपको ये तीनों लाइन बराबर मिल जाए आने वाले समय में, कभी भी कहीं पे भी किसी ट्रायंगल में मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, तो अगर आप यहां से इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाएंगे ना तो ऐसे जाएगा। और अर्धवृत्त पे बना कोण हमेशा समकोण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अर्धवृत्त पे बना कोण। लेकिन उसके लिए ये तीनों सेम होने चाहिए, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होता है, बराबर होते हैं। क्योंकि जब ये रेडियस होगा तभी तो ये सर्कल बनेगा, और सर्कल बनेगा कि यहां से मान लीजिए ऐसे चाप रखें, ऐसा सर्कल बनाते हुए यहाँ पे आएंगे, तो ये तीनों जगह सेम होगा, तभी इसको भी छुएगा, इसको भी छुएगा और इसको भी छुएगा।
और हाफ सर्कल में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री हमारे पास आ गई, 90 डिग्री मिल गया। अब ये वाला दिया था क्वेश्चन में हमारे पास कितना, ये वाला दिया था अलग से 16। तो अगर ये 16 था तो हमको पता कि अगर ये 90 है तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों का सम 90 ही बचेगा, क्योंकि 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये वाला 74 आ गया। और फिर इसमें एक चीज और था जिसको समझना जरूरी है। दूसरा चीज क्या समझना था कि अब इसमें ये कैसे पता चला कि ये दोनों तो बराबर बराबर दिए थे क्वेश्चन में, लेकिन ये वाला तो नहीं दिया था ना, ये बराबर है कि नहीं है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था। तो ये कैसे पहचानेंगे कि कहां से आया, तो उसके पीछे की कहानी भी समझते हैं। उसके पीछे में ये हमारे पास रोल होता है कि कभी किसी ट्रायंगल के अंदर में अगर दो कोण बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर ये वाला x डिग्री है और ये वाला भी x डिग्री है, तो अगर x डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होंगे तो उसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज कि अगर किसी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल मतलब जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल में हम क्या बोलते हैं, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये वाला 32 दिया सपोज करिए और ये वाला 16 दिया, तो ये वाली वैल्यू भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला आएगा। तो अगर ये 16 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 16 ही होना चाहिए। अगर ये 16 रहा होगा तभी ये 32 आएगा, कुछ भी रहे। तो ये दोनों जब भी मतलब जोड़ने पे यहाँ पे मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि ये वाला हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल आ गया, ये वाला दिया है 50 और ये वाला बोला है कि 30 है, तो आप बता देंगे कि ये वाला छोटा वाला 20 रहा होगा। क्यों 20 रहेगा, क्योंकि ये 30-20 जोड़ने पे ही 50 बन सकता है एक्सटीरियर एंगल में। अब आपने सारी प्रॉपर्टी समझ ली, इसमें क्या क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। अब आपके पास क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर से दोबारा समझने के लिए कि अब क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या नहीं दिया है। अब ये लाइन हमारे पास मिलाया था कि मध्य बिंदु ये दोनों बराबर बराबर थे, और ये वाला बोला था कि कितना एंगल है, 32 है, और ये वाला बोला था 16 है। तो इस त्रिभुज के हिसाब से देखें, कौन से त्रिभुज के हिसाब से, इस वाले त्रिभुज के, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज का जिस पे रेड वाला मार्क किए हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनना, इस रेड वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो अगर ये 16 दिया है तो ये भी 16 होगा। अब जैसे 16 पता चला हमारे दिमाग में, तो हमारे पास आ गया कि ये तो एक ऐसा त्रिभुज मिल गया जिसमें ये दोनों कोण सेम सेम हो गए। अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ अगर ये 34 होता तो ये 18 होता, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम निकल गए। तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो इनके सामने की भुजा, अगर ये वाली मान लीजिए कि अगर ये y रही होगी तो ये भी y रहा होगा। तो अगर ये y है इसके सामने, तो इसके सामने ये वाला भी y रहा होगा। अब ये तीनों बराबर हो गए, और तीनों बराबर हो गए तो इस पे क्या बन सकता है, सर्कल। और सर्कल बनेगा तो कितना होगा, ये 90 डिग्री। अब ये 90 अगर हमारे पास आ गया और ये 16 आ गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। बस इतना ही था, ठीक है। अब कोई भी निकाल सकते हैं, और ये पूछता तो भी बता सकते थे। क्यों, कैसे पता चलता, क्योंकि ये वाला 16 है तो 90 में से घटा लेंगे तो यहाँ वाला भी 74 ही होगा। क्या होगा, 74 ही होगा। बस इतना ही था। अब इसमें मैंने सारा चीज बता दिया। थोड़ा मेहनत करिए आप, कुछ पूछना है तो आप पूछिए हमसे, फिर मैं बताऊंगा। किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब दोनों जो चिपकी हुई भुजाएं होती हैं, लेग जिनको बोलते हैं, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आइए पहले तो समझते हैं कि परिवृत्त क्या होता है और अंतर्वृत्त क्या होता है। ये दो चीज के बारे में समझते हैं। हाँ, CBT 2 तो देखिए वैसे भी हटना है, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये तो इन्होंने सिर्फ कुछ दूसरे रीजन से किया था, इनको लगा कि बच्चे कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन फिर आंदोलन किए, और आंदोलन ये इतिहास में फिर से नाम लिखा जाएगा। इसमें भी गया के स्टूडेंट नहीं है, देखिए अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, सब स्टूडेंट है, जिनको जो समझ में आया वो किए, ठीक है। अब गलत सही का डिसीजन यहाँ पे अब नहीं ले सकते हम लोग, जो हुआ उसको छोड़िए, ठीक है। मेन है कि ओवरऑल रिजल्ट आपका है कि थोड़ा डिले हुआ है एग्ज़ाम, लेकिन अब हो सकता है CBT 1 में और ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाए इसमें, ठीक है। जो लोग, बहुत सारे लोग थे जिनके नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ किया गया था या फिर मेरिट में इधर उधर किए थे, तो वो सब कुछ हो जाएगा।
आइए तो अब हम अगला क्या जाने। अब आपका काम एक ही चीज़ बचा है कि अब आप पढ़ने पे थोड़ा ध्यान लगाइए, क्योंकि सबके लिए टाइम बढ़ा है थोड़ा सा, अगर 1-2 महीने का, तो सब लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको भी पढ़ते रहना है, क्योंकि सब कुछ करके भी क्या करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कौन सा आंदोलन करेंगे अकेले, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके पढ़ाई के ऊपर, जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा होगा। अब एक समकोण त्रिभुज की एक चीज़ और बताते हैं आपको, एक और नॉलेज समकोण त्रिभुज के अंदर। इस समकोण त्रिभुज में जो अंदर में सर्कल ऐसे बनता है ना, इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। इस आर को हम क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। त्रिज्या इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस। और जो समकोण त्रिभुज में बाहर में बनता है वृत्त, यानी जो इसको बाहर से शीर्ष को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फिर से एक प्रॉपर्टी आपको पुराना वाला याद आ गया होगा कि देखिए ये हाफ सर्कल ऐसे है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक गया है, तभी ये 90 डिग्री बना है ना 90 डिग्री। तो हाफ सर्कल में बना कोण समकोण होता है। वैसे हमको इससे मतलब नहीं है, इसका जो सेंटर होता है ना वो इसके भुजाओं पे होता है। जो बाहर से सर्कल जाता है ऐसे, तो उसका जो सेंटर होता है इस भुजा के मध्य बिंदु पे होता है। इसको बोलते हैं कर्ण के मध्य बिंदु पे इसका केंद्र होता है। इसीलिए ये वाला आर का काम करता है और ये वाला भी आर का काम करता है, और यहां से यहां जोड़ देंगे तो ये भी आर का काम करेगा। तो फिर से पुराना वाला कुछ चीजें आपको याद आएंगी। देखिए ये तीनों अगर बराबर होते हैं तो ये वाला कितना होता है, समकोण होता है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो केंद्र होता है ना वो कर्ण के मध्य बिंदु पे करता है। मतलब ये जैसे अगर P है, ये B है, और ये वाला क्या है हमारे पास, H है, बड़ा वाला H है, तो ये इसके मध्य बिंदु पे था। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर ये तीनों बराबर होते हैं तभी ये समकोण बनता है, और फिर से वही हमारा मिल गया दोबारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास R की वैल्यू पूछता है ना, तो इसी H का आधा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु पे होता तो ये पूरा H है, और ये 2R के बराबर होगा तो 1R की वैल्यू H/2 होगी। तो कभी भी अगर इसको, और इस वृत्त को हम बोलते हैं, पहले तो नाम समझिएगा, परिवृत्त बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, सर्कम सर्कल होता है, परिवृत्त होता है। और यहां पे एक चीज और समझना आपको, परिवृत्त के साथ साथ इसका जो रेडियस होता है ना, कैपिटल आर, इसको हम बोलते हैं परित्रिज्या, परित्रिज्या, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, परित्रिज्या होता है, परित्रिज्या। और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस। और ये वाला हमारा क्या होता है, अंदर वाले वृत्त को हम बोलते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त या इन सर्कल बोलते हैं। इस आर की जो वैल्यू निकलती है वो, जैसे अगर ये P है, ये B है, ये H है, तो P + B/ -H/2, ठीक है। और कोई भी आर की वैल्यू निकालनी हो तो एक और फार्मूला होता है हमारे पास, किसी भी अगर ट्रायंगल की बात हो, ये तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए हो गया, लेकिन कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, तो ये डेल्टा/S होगा। डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया। S जो होता है वो होता है अर्ध परिमाप। इस फार्मूले का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये तब हम करते हैं जब हमारे पास ट्रायंगल का पता ना हो कि कौन सा ट्रायंगल है, तब हम लगा लेते हैं। ये अंतः त्रिज्या के लिए होगी। परित्रिज्या के लिए अगर कैपिटल आर किसी भी त्रिभुज के लिए निकालना है तो हम निकालते हैं ABC/4 डेल्टा से, ABC/4 डेल्टा। अगर आपको इस वृत्त का रेडियस पता चल जाए तो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं बहुत कॉमन तरीके से, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूछा जाता है, ठीक है। आज भी पटना में तैयार जला रहा था, मतलब क्या जलाया जा रहा है? अभी तो जलाने लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बातें सुन ली जा रही हैं तो फिर आप ज्यादा उसको, आंदोलन को अगर गलत दिशा में ले जाएंगे तो हो सकता है इसका रिजल्ट खराब भी निकले, ठीक है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन अगर थोड़ा सा हुआ भी है तो ठीक है, जो भी है उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन बोल नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारे पास। अब यहाँ बोला किसी समकोण त्रिभुज के 2 संलग्न भुजाएं, तो हम संलग्न भुजाएं को हम ऐसे मान लेते हैं एडजेसेंट साइड,
तो एक हमारे पास 1.5 मान लेते हैं, तो एक को 2 मान लेते हैं, और ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ये वाली भुजा हमको कैसे पता चलेगी? हमने बोला ना कि ये जो ट्रिपलेट बनते हैं इन्हीं से बनते हैं, 3, 4, 5 से। अगर इसका आधा कर लेंगे तो ये 1.5 होगा, इसका आधा कर लेंगे तो 2 होगा, तो इसका आधा कर लेंगे तो 2.5, तो ये वाला आ गया 2.5। कितना आ गया? 2.5 आ गया। ओके है यहाँ तक? सेम उसी तरीके से हाँ, रेलवे के में का नोटिस आ चुका है, तो अब ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला? इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। परिवृत्त मतलब जो बाहर में सर्कल बनता है ऐसे। तो इसका जो रेडियस होता था, हमने क्या बताया था, इसका जो रेडियस होता था इसी 2.5 का आधा होगा, इसका आधा होगा। अब इसको 2.5 को भी आप चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, तो 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको ऊपर वाले को अगर 5/2 लिखेंगे, 1-2 नीचे पहले से था, तो इसको 5/4 भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सर्कल का एरिया निकालना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई होगा, आर की वैल्यू है 5/4 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 25/16 पाई। और 25 में 16 से भाग दीजिएगा, 1.5625 पाई। पॉइंट में कट जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। कौन सा वाला? सी वाला। ठीक है, सी वाला क्या होगा? सही होगा। इजी है अगर आपको पता है सब कुछ। तो जैसे आपको पता होना चाहिए परित्रिज्या क्या होती है, अंतः त्रिज्या क्या होती है, सर्कम रेडियस। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है? कि दो संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हो। ये दोनों भी हो सकती थी और ये दोनों भी हो सकती थी, ये दोनों भी हो सकते हैं, संलग्न भुजाएं कोई भी हो सकती है। तो हमने इन दोनों को ले लिया कि जो समकोण त्रिभुज की संलग्न भुजाएं ये वाली है सेंटीमीटर, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये भी संलग्न हो सकता है इसके साथ, और ये भी संलग्न हो सकता है इसके साथ। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा पूरा बताया तो नहीं है, थोड़ा और डिटेल में देना चाहिए था कि ये दोनों इसके लेग होंगे, लेकिन अगर नहीं बताया तो कोई इसको भी मान के लगाएगा तो आंसर बदल सकता है। लेकिन जैसे अपना कॉमन सेंस क्या बोलता है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिसप्रिंट है छोटे छोटे। तो इसमें क्या कि हमने इसको देख लिया कि ये 3, 4, 5 का आधा था, इसीलिए मैंने यही दोनों को माना। इस क्वेश्चन को सही किया अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा है, ठीक है, रेलवे में, क्योंकि लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाए थे उस समय 2018 में। उसमें कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, तो कुछ कॉमन सेंस अपना भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, नहीं देना तो चाहिए, एडजेसेंट साइड के बदले में इनको यहाँ ये देना चाहिए। ठीक है, संलग्न भुजाएं के बदले में ये देना चाहिए कि दोनों इसके लेग बोलते हैं एक तरीके से, दोनों जो परपेंडिकुलर के साथ वाले होते हैं उनकी वैल्यू देनी चाहिए। अगर आपको नहीं दिया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में बहुत आसानी से, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ दिया नहीं है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अब जब एनटीपीसी होता है तो उसमें देखते हैं कि 100 क्वेश्चन में पता चला 98 क्वेश्चन पे ही मार्क्स किया गया है, किसी में 95 हुआ, तो वो 2 क्वेश्चन कहाँ गए? वो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं उसमें। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं वो लोग। ठीक है, हाँ तो फंसना नहीं है। देखिए अब ध्यान समझ लीजिएगा, अब आपको क्या क्या चीजें पता थी। अगर ये पता चल गया तो इसका आधा जो होगा ना वो क्या होगा? परित्रिज्या होगा। अब परित्रिज्या कोई भी परिवृत्त का अगर एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए और ज्यादा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब जैसे इसमें कितना डेटा दिया सही, आपको डेटा भी हम देख लेते हैं, आपको सब कुछ पता चला। एबीसी समकोण त्रिभुज है, इस ए पे समकोण है, तो बी इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप बी यहां लिख लीजिए या यहां लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला लेकिन 90 बोला है तो 90 लिखेंगे। ए बी की वैल्यू 6 दिया है तो ए बी की वैल्यू 6 लिख देंगे। AC की वैल्यू 8 दिया है तो AC की वैल्यू 8। देखिए अब यहाँ पे आपको स्पेशली बता दिया था कि ये भुजाएं कौन सी वाली हैं, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये 6 है, ये 8 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये चीज तो हमने पढ़ा है कि ट्रिपलेट है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को लगाएंगे। क्या बोला? एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर बना है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? अब देखिए ये भी कहीं ना कहीं गलत लैंग्वेज से लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। अगर आप सही तरीके से ज्योमेट्री को जानते हैं तो कहीं ना कहीं, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला कि वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर बना, तो अंदर तो त्रिभुज के बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं। अगर मैं सोचूं तो मैं इसको बहुत जगह सही कर सकता हूं कि क्या क्या लैंग्वेज में गलती है, लेकिन आपको मान के चलना है कि वो अंतर्वृत्त होगी। क्वेश्चन में अगर कहीं नहीं बोला कि
इन रेडियस। देखिए अगर बोला कि इसके अंदर में केंद्र O है तो त्रिभुज सर्कल ऐसा ही बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन हमारा कॉमन सेंस क्या बोलना चाहिए कि अगर ऐसा हम बना लेंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इसमें आरआरबी की गलती नहीं दीजिए। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग मान लेंगे अगर अंदर बना है तो वो अंतवृत्त ही बना होगा, ऐसा वाला। ये क्या बना होगा? अंतवृत्त बना होगा। ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर उसी के हिसाब से दिया हुआ है। तो लैंग्वेज में कंफ्यूज तो हो सकते हैं, अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तभी कंफ्यूज होंगे, जिनको कम नॉलेज है ना वो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं, ज्योमेट्री बहुत कुछ है, हर एक लाइन हर एक वर्ड का मतलब यहाँ निकलता है, तो उतना ज्यादा भी नहीं जानना। देखिए अब एक तरीके से तो ये भी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट टाइप का है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना है, त्रिभुज का वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो अंदर त्रिभुज के अंदर वृत्त हजारों वृत्त बनाए जा सकते हैं। कोई बोलेगा हम यहाँ छोटा सा बनाएंगे ऐसे, तो इसका परिमाप कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? नहीं, इसमें इनको ये बोलना चाहिए था कि अंतवृत्त है। अंतवृत्त ये शो करता है कि एक ऐसा वृत्त जिसकी सभी भुजाओं को ये टच करता हो, या तो इस क्वेश्चन में लिखते हैं ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तब तो ये क्वेश्चन में सही होता, या तो इसको बोल देते हैं एक लाइन में कि अंतवृत्त है, ठीक है, तो क्वेश्चन अलग होता। तो इतना आपको समझना होगा खुद से, कॉमन सेंस है कि चलिए अगर नहीं लिख पाए ये तो आप मान लीजिए कि यही है, ठीक है। तो अब r की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो कितनी होती है? हमने अभी बताया था कि p प्लस बी माइनस एच बाई 2। तो r बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 6 प्लस 8 माइनस 10 बटे में 2। तो देखिए 8 6 14, 10 गया 4, ये 2 आ गया, 2 सही लिखे है ना हम, 4 बटे 2। अब क्वेश्चन में परिमाप पूछा था, परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब होता है 2 पाई r। किसका परिमाप है? ये सर्कल का, जो मेंसुरेशन में आपको सिखाया गया है। तो 2 पाई r के जगह पे इस r की वैल्यू आप 2 रख लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 4r, 4 पाई हो जाएगा। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा? डी वाला यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ओके है। चलिए ठीक है, बाकी आपका लोगों का काम है कि इस बैच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। ये आपके बैचेस भी चलते हैं इस तरीके के। बाकी आपको जो पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। यदि AB PQ सेंटीमीटर हो तो इसका मान बताएं। एरिया समान, देखिए फिर से कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक है, लेकिन है। चलिए हम इसको मान लेते हैं सिमिलर है। समान का मतलब हम सिमिलर मान लेते हैं। समरूप बोलता तो थोड़ा और अच्छा लगता हमको भी, ये समरूप है। समान का मतलब कोई ये समझ सकता है कि हो सकता है कि दोनों बराबर हों साइड में भी, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि भुजाएं अलग अलग दिया है, तो हम समरूप ही मानेंगे, सर्वांग सम नहीं मानेंगे, ठीक है, पहला चीज। और कभी भी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अगर वर्ग कर लेंगे तो एरिया का अनुपात आ जाता है। जैसे इसमें हमारे पास ए बी दिया, तो देखिए इसका ए बी दिया है, ए बी की वैल्यू कितनी है? 9 5 है, सॉरी 5। और पी क्यू मतलब देखिए इसका भी पी क्यू दिया होगा, यही आगे वाला। अगर इसके आगे दो वाले वर्ड का वैल्यू दिया है तो इसके ही आगे दो वाले का भी वैल्यू देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका बीसी दे दे और इसका पी क्यू दे दे, तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो इसका ए बी दिया है तो इसके आगे वाला में क्या है? पी क्यू, तो इसकी वैल्यू भी वही दिया, पी क्यू ही दिया 3। अगर इनका वर्ग कर लेते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है तो 25 बटे में 9। तो 25 बटे में 9 कितना आंसर आ जाएगा? 25 बटे में 9। यहां तक ओके है? स्क्वायर कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, क्यों स्क्वायर करते हैं? क्योंकि समरूप होने का मतलब होता है ना, सभी भुजाएं का रेशियो सेम हो जाता है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके सभी भुजाएं जो होती हैं वो क्या होते हैं, हाँ सभी भुजाएं जो होती हैं हमारे पास वो हो जाती हैं, अनुपात उनके सेम हो जाते हैं। जैसे अनुपात सेम का मतलब ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर ये समरूप है, ये दोनों समरूप हैं तभी ऐसा पूछा, तो इसका जो ए बी होगा ना, जिसका ए बी और इसका पी क्यू इनका अनुपात, इसका बी सी अगर ले लेंगे और इसका क्यू आर ले लेंगे तो इसका अनुपात, अगर इसका सी ए ले लेंगे और तो इसका आर पी ले लेंगे तो इन सभी का अनुपात सेम होता है। इनके हाइट का भी अनुपात सेम होता है, इनके परिमाप का भी अनुपात सेम होता है। अगर समरूप हैं दो त्रिभुज तो अनुपात ही सेम होता है, वैल्यू सेम नहीं होती है। तो एरिया में फार्मूला जो होता है ना वो साइड इंटू हाइट होता है। तो साइड इंटू हाइट का मतलब कि एक बार हाइट का गुणा करना है साइड के साथ, इसी से एरिया निकलता है। अब हाइट भी सेम है साइड भी सेम है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? स्क्वायर बना लेते हैं। इसीलिए हम ज्यादा कुछ नहीं समझते हो, बस ये समझेंगे अगर भुजा आपको दिया है
तो इन्हीं का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, इनके एरिया के अनुपात अगर समरूप होंगे तो आंसर कौन सा वाला होगा, डी होगा। बाकी सिमिलरिटी को और भी समझेंगे हम धीरे धीरे जैसा जैसा क्वेश्चन मिलेगा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, इसके शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। शीर्ष लंब का अनुपात भुजाओं के अनुपात से कैसे निकलेगा। शीर्ष लंब किसको बोलते हैं, एक चीज ये भी समझते हैं, शीर्ष लंब किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। हाँ, शीर्ष लंबों का अनुपात, शीर्ष लंब को हम बोलते हैं, शीर्ष लंब का मतलब होता है एल्टीट्यूड। मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर इस शीर्ष, इसको बोलते हैं शीर्ष, ये शीर्ष होता है, ये शीर्ष होता है, ये भी क्या होता है, शीर्ष होता है। तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। तो अगर इसी शीर्ष से एक ऐसी लाइन खींच दे जो 90 डिग्री बना दे, कितना बना दे, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री बना देगा, ध्यान समझिएगा, अगर ये 90 बना देगा, इससे खींचेंगे तो ये भी 90 बना दे और ये भी 90 बना दे, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इनको बोलते हैं शीर्ष लंब, और इनको एक अलग लैंग्वेज में भी हम समझते हैं ऊंचाई बोला जाता है, हाइट भी बोला जाता है। लेकिन ऊंचाई हमारा क्या होता है ना कि अगर शीर्ष से बाहर कहीं यहां से भी अगर एक लाइन खींचेंगे ना तो भी ऊंचाई हो सकती है। लेकिन शीर्ष लंब में ये खासियत होती है कि शीर्ष लंब हमेशा शीर्ष से ही निकलना चाहिए। कहां से निकलना चाहिए, इस शीर्ष से ही खींचेंगे। और एक नया चीज इसमें और भी ऐड कर सकते हैं आप कि जो शीर्ष लंब का जहां काटते हैं ना तीनों, इसी जहां काटते हैं इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये भी नोट रखेंगे आप, ऑर्थो सेंटर। ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों शीर्ष लंब का कटान बिंदु ही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। 58 सही है, बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 58 तो बहुत मार्क्स है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या सीखना है कि हमको भुजाओं का अनुपात दिया है तो हाइट का, तो H1 और H2 दोनों, अभी बस ये आपको पता होना चाहिए अलग से, इनका रेसिप्रोकल जो होता है ना वही इनके हाइट का अनुपात होता है। या अगर आपको ए बी सी का अनुपात निकालना हो तो 1/H1 रेशियो में 1/H2 और 1/H3 होगा। कभी भी दिया हो, अगर हाइट से साइड पे जाना हो या साइड से हाइट पे जाना हो तो ये हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्यों ऐसा होता है ये समझिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है बेस मतलब साइड इनटू में हाइट होता है। तो ये क्षेत्रफल तो फिक्स अगर हो गया, अगर एक त्रिभुज मान लीजिए एरिया फिक्स हो गया ना, तो 1/2 से कोई मतलब नहीं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं कि अगर एक का वैल्यू दूसरे के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आपको कभी भी, अगर आप क्या पूछा आपसे, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, पूछा गया है यहाँ पे लंब का अनुपात, मतलब इसकी वैल्यू पूछा गया है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, 1/8, 1/13 और 1/15, सिर्फ इसी से हमको क्या कर लेना है, उल्टा कर लेना है। अब इनको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होता है वो समझते हैं। जैसे अगर आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है, इसके नीचे वाली अगर फ्रैक्शन में है तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ये वाली, तो ये आ जाएगा 13 गुणे में 15। अगर ये वाली वैल्यू लिखनी है तो जो बचा हमारे पास कौन सा, 15 और 8, तो इसमें 15 गुणे 8 का गुणा हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू लिखनी है तो इसको ढक लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए, 13 गुणे में 8। तो देखिए ये 13 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 दहा 150, 15 तिया 45, 195, ये कितना आ गया 120, और ये वाला आ जाएगा 104। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। अगर कभी मान लीजिए ऊंचाई दिया हो और आपसे साइड का रेशियो पूछेगा ना, तो इस वाले को लगा लेंगे, हाइट को नीचे रख लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यहां तक ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिकोण ए बी सी में बिंदु एम भुजा ए बी पे है और बिंदु एन ए सी पे है और बी एम एन सी एक समलंब बनाता है। समलंब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रपेजियम अंग्रेजी में, ठीक है। एम एन पक्ष साइड बी सी का अनुपात 7:9 दिया है। त्रिकोण ए एम एन के क्षेत्रफल समलंब के अनुपात की गणना करें। इन्हें ट्रायंगल एबीसी पॉइंट, चलिए पहले ट्रायंगल बना लीजिए। ये ट्रायंगल हो गया एबीसी।
और क्वेश्चन ने बोला कि बिंदु M है जो AB पे है, AB मान लीजिए M है कहीं पे भी, और इस पे क्या है N है। अगर इनको मिला दिया जाए ना तो एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा, जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ अलग से। ये क्वेश्चन ने बोला कि समलंब बनाता है। समलंब बनाने का मतलब हो गया ये ट्रपेजियम है। आपको क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाया गया होगा जो लोग 45 डेज वाले में होंगे, कि समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज की खासियत हो कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समलंब चतुर्भुज की खासियत होती है कि जो MN होता है वो पैरेलल होता है BC के, मतलब ये दोनों भुजाएं समानांतर होंगी। और क्वेश्चन में क्या दिया कि BC का अनुपात MN, मतलब ये बोला था कि ये वाला 7 है और ये वाला 9 दिया है, 7 और 9 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 और 9 हमको दे दिया है ये वाली वैल्यू, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो हमको वैल्यू है साइड 7 दिया, इसकी वैल्यू 9 दिया है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और इसका नाम है क्या AMN। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं AMN और एक ABC। इसकी साइड जो दी हुई है ना, इसकी साइड हमारे पास कितनी है 7, इसकी साइड कितनी है 9। इसकी साइड 7 और 9 दिया हुआ है। तो एक कॉमन चीज हमारे पास क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल होता है ना छोटा वाला, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। सिमिलर कैसे हुआ, फिर बोलेंगे समरूप कहां से आ गया, ये तो हमने पता ही नहीं हमको। तो अगर ये समानांतर होगा कभी भी तो इसमें ये जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा ना, ये बड़े वाले के समरूप होगा। अब समानांतर कैसे होता है? समानांतर इसलिए होगा क्योंकि ये बोला था क्वेश्चन में कि ये समलंब है। समलंब मतलब ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं, ठीक है। 2 समानांतर होंगे, 2 समानांतर नहीं होंगे, तो ये तो समानांतर होने का कोई चांस ही नहीं है, तो यही दोनों बचे। अब समानांतर होगा तो सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो एरिया के बारे में अभी सीखे थे हम लोग कि एरिया जो होता है इसी का स्क्वायर करने से आता है। मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 49, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 81, तो इसका एरिया तो आ गया हमारे पास 49। और जिनको पता है वो डायरेक्ट भी 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है 49। तो एक एरिया तो हमारे पास आ गया जो पूछा था हमसे कि AMN की वैल्यू 49 से ही शुरू होगी, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो इसकी वैल्यू 49 आ गई, और बड़े वाले की वैल्यू जो है वो 81 दी हुई है। बड़े वाले की वैल्यू कितनी दी है 81, और आपसे बड़े वाले की पूछा भी नहीं है क्योंकि आपसे बस निकालना है इसकी वैल्यू, ये जो शेडेड वाला इसकी वैल्यू बतानी है। तो टोटल 81 में से अगर हम घटा लें 49 को, तो ये वाला हमारे पास 2 और ये वाला कितना आ जाएगा 3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 32। मतलब ऊपर वाला 49 है तो ये ट्रेपेजियम जो होगा 32 होगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो C वाला ऑप्शन होगा 49 और 32 का। ओके है यहां तक? बताइए, अब तो मेरे हिसाब से सही होगा। सही है, इजी है। अब देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे मेरे हिसाब से कि ये समरूप कैसे होता नहीं होता। तो अब आपको सीखना होगा यहाँ पे व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी को एक छोटा सा क्लास में आपको कराऊंगा नेक्स्ट में, ये सिमिलरिटी क्या होती है, जिससे कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो हो जाए जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिस बैच है, तो हमको ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको कुछ तो पता होगा कि सिमिलरिटी क्या होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है पूरी तरीके से तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है, तो उसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी क्या होती है, जिससे आपको पता तो चले कि ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता है तो सिमिलर होने के चांसेस होते हैं। कम से कम ये तो आइडिया रहे। एक समकोण त्रिभुज की एक न्यून कोण दिया है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा। देखिए समकोण में हमने बताया था ना कि एक 90 फिक्स है, तो अगर एक 62 है तो 90 में से घटा लीजिए, इसमें 8 70 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये वाला तो इजी था। और देखते हैं, अभी अभी सीखे थे 8 के साथ 15 और 17 बनता है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट आपको पता है तो कुछ तो दिक्कत ही नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये भी इजी है। तो कुछ इजी भी आते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, हमको दिया है कि AD की वैल्यू 2 है। तो AD देखिए यहां लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान से देखिएगा। AD दिख गया हमको, शुरू में लिखा हुआ है। फिर हमको बोला BD, तो BD देखिए कहां गया, BD 3 है, तो BD तो इसमें है ही नहीं। क्या दे दिया क्वेश्चन में, अच्छा ये दूसरा चीज है, ठीक है कोई नहीं, ओके है। तो यहाँ पे भी फिर से समझना होगा, बनाना होगा हमको फिर से वापस, क्योंकि ट्रायंगल अगर बनाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में। ABC यहाँ हो गया,
और बोला था कि ए बी और इस पे डी और ई है, पुराने जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, और ऐसे हैं जो डी बी सी के समानांतर है, अगर ये इसके समानांतर हो गया तो ये सिमिलर होगा, मतलब आपको सिमिलरिटी पढ़नी है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत सारे, तो जिससे पता चलेगा ना क्या क्या चीज आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सिमिलरिटी से क्वेश्चन इस बार भी आएंगे 100%। तो समानांतर है तो एडी की वैल्यू 2 है, एडी की वैल्यू ये वाली वैल्यू 2 दिया इस बार, और बीडी की वैल्यू 3 दिया है, तो मतलब बड़े वाले की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और आपसे पूछा था एरिया ऑफ एडी, तो इसका भुजा अगर 2 है ना तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और बड़ा वाले का भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर बड़े वाले का जो एरिया होगा ना ये पूरा 25 हो जाएगा, तो 25 टोटल हो गया, और ये वाला 4 है तो ये वाला बचा कितना 21। तो इसका जो अनुपात होगा ना इसकी वैल्यू, अच्छा नहीं इसमें पूछा ही था यही, इसमें एबीसी का ही पूछा है, तो एबीसी का पूछा तो घटाएंगे नहीं, इसका नहीं पूछा है, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। टोटल 25 आ गया, और एक हमारे पास क्या आ गया, तो 4 और 25 वाला आंसर होगा, यही वाला 4 और 25, सीधा सीधा आंसर सी वाला आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है इसीलिए इनके साइड का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर अगर उनकी भुजाएं पता हो तो आप उनका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया का अनुपात। तो इसका भुजा तो 2 था, इसका तो हमको पूछा भी नहीं था ना, तो इसको स्क्वायर करने से निकलेगा। हम बड़े वाले का भुजा देखेंगे तो 3 और 2 मिलके 5, इसलिए 5 का स्क्वायर किया मैंने, तो सी यहां पे होगा। एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान है तो उनका माप ज्ञात करें। देखिए चारों अगर सेम सेम होगा तो 90-90 होगा, ठीक है, हमेशा 9 चौके 36, 360 ज्यादा होता नहीं, तो इसमें तो 90 कर लेंगे। 360 होता है कोण, ये तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा ट्रायंगल से इतने ही क्वेश्चन थे क्या, हमको लग रहा है कि अब चतुर्भुज चालू हो गया। तो ट्रायंगल के बारे में अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा, अगर इतने ही क्वेश्चन आए हैं तो, क्योंकि अभी मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने खुद ही नहीं देखा क्या क्या ग्रुप डी में आया है, जो आएगा आपके सामने ही आएगा, ये सारे क्वेश्चन इसमें टाइप है। अगर ट्रायंगल इतना आया है तो हमको ट्रायंगल में क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको। अंतःत्रिज्या के समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए, अंतःत्रिज्या परित्रिज्या पता होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन और भी बनने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस सेट में और भी मिले थे, जैसे ऑर्थो सेंटर उससे भी रिलेटेड, अगर और होगा तो करेंगे, लेकिन अभी तक जितना क्वेश्चन है उससे हिसाब से ये है कि सिमिलरिटी पढ़ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लीजिए, बेसिक नॉलेज आप समझ लीजिए ट्रायंगल में क्या होता है। बेसिक नॉलेज मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, एरिया कैसे निकलते हैं, हाइट क्या होती है ट्रायंगल की, शीर्षलंब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऊपर नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो है। एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के एक भुजा पर 25 अंश झुके हुए हैं, तो विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण ज्ञात करें। ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के एक भुजा में 25 अंश, देखिए विकर्ण कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, चतुर्भुज का नाम तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ऐसे बना लेते हैं। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंक्लाइन बाई 25 डिग्री वन साइड टू द क्वाड्रिलेटरल। तो मान लीजिए ये वाला 25 दिया है, सपोज करिए, ठीक है, ये वाला 25 दिया है, तो विकर्णों के बीच होने वाला कोण देखिए, विकर्ण के बीच ये भी बन सकता है, विकर्ण के बीच ये भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं, क्योंकि 25 यहाँ है तो हो सकता है यहाँ वाला भी हो, यहाँ वाला कुछ भी हो सकता है। तो ये 25 दिया है और ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं पता। अगर ये अब इसमें चतुर्भुज भी नहीं दिया कि एक चतुर्भुज के विकर्ण के एक भुजा 25 विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण। अब इसमें कहीं ना कहीं अधूरा नॉलेज है, क्योंकि हमको जब चतुर्भुज के बारे में पता नहीं तो चतुर्भुज तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री होता तब तो ये 90 बन जाता, अगर ये आयत होता तो शायद कुछ और बनता। अगर आयत के हिसाब से देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि चलिए आयत है तो ये दोनों तो बराबर होते हैं, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अब 25 25 50 तो ये 150 हो जाए, 50 हो गया ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये 130 होगा तो ये वाला 50 हो जाएगा, तो या तो 50 होगा या तो 130 होगा, लेकिन ये तब हम माने जब ये 90 डिग्री होता तो, ठीक है, तो 50 तो आ जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये बताना जरूरी है कि ये चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज। अगर कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि आंसर और भी आने के पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये समकोण त्रिभुज की जगह पे सम चतुर्भुज होता तब तो ये सीधा ही 90 काटते हैं चारों के चारों, तो फिर 90 हो जाता। लेकिन यहाँ 90 नहीं दिया है तो हम मान के लिए इसलिए कि आयत होगा इनके क्वेश्चन के हिसाब से। किस किस के अंदर, अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, तो 4 भुजा तो 360 होता, सिर्फ चतुर्भुज में होता है और किसमें होगा, ट्रायंगल में 300 जितनी भुजाएं होती है उसमें गुणा कर लिया करिए ना, ऐसे n-2 180 से निकलता है। अगर मान लीजिए 3 भुजा है तो यहाँ 3 रख लेंगे, 3 में से 2 घटा लीजिए, 180 से गुणा कर लीजिए, लीजिए 180 आ गया। 4 भुजा है अगर
तो 4 में से 2 घटा के 180 से गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 360। 5 भुजा है तो 5 में से 2 घटा के गुणा कर लीजिए 180 से, 18 तिया 54, 540 आ जाएगा। 6 भुजा है अगर, तो 6 में से 2 घटा के आप गुणा कर लीजिए 180 से, 720। तो जैसा भुजा होगा उसके हिसाब से इंटीरियर एंगल का सम होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कैसा होगा। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और इसके बारे में, ठीक है, थ्योरी के बारे में। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन हो जाए। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है तो छोटे कोण का मान। तो चारों कोणों का अनुपात मतलब 3:4:5:6, इनको जोड़ लीजिए। 4 3 7 5 12 6 18, 18 बराबर 360। ये इससे 2 गुना पे है, 20 गुना पे है। तो सबसे छोटा इसमें यही दिख रहा है, तो ये भी 20 गुना पे होगा। तो 20 तिया 60, कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज में 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। पंचभुज होगा तो 540 होगा, 6 भुजा होगा 720 होगा, ट्रायंगल होगा 180 होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि आगे की चीजें क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट की जरूरत है। चतुर्भुज के कितने क्वेश्चन है, ट्रायंगल के, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रायंगल इतना कम कैसे दे सकता है। थोड़ा मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। चतुर्भुज नहीं, ट्रायंगल आगे भी है, चतुर्भुज भी है, कहीं कहीं ट्रायंगल भी मिल जाएगा आपको। वर्ग है, आयत है, समानांतर चतुर्भुज भी है। ज्यादा समानांतर चतुर्भुज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज को हमेशा आपको हल्के में नहीं लेना है। चतुर्भुज का रोल ज्यादा दिख रहा है ट्रायंगल से भी। फिर सर्कल आ गया हमारे पास। ओके, ट्रायंगल भी बेसिक ही, मतलब बेसिक ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे ग्रुप डी वाले, बाकी इसके अलावा भी करेंगे। 90 होगा क्या? 90 होगा? 90 कहाँ पे बता रहे हैं? किस क्वेश्चन का 90 बता रहे हैं? चलिए देख लेंगे अगर कहीं 90 हो रहा होगा तो। बाकी तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, जो भी होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं 4 बजे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बिल्कुल टेस्ट भी ऐड करवा देंगे आपका, ठीक है।